बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो इंतहाई अहम केस। एक केस में तहरीक इंसाफ की जीत, उस केस में ऐसे रिमार्क्स जजेस की जानिब से जिन पर डायरेक्टली अटैक किया बड़े साहब पर एक जज साहब ने। बड़े साहब कौन से हैं, क्या रिमार्क्स दिए गए हैं, किस तरह से उन पर अटैक किया गया, स्टैब्लिशमेंट पे एक के बाद एक जज जो है अब चढ़ाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वजूहात क्या हैं, ये कौन से केसेस हैं, ये तमाम मालूमात हम आपको इस व्लॉग में देने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आदिल बाज़ाई का केस और मिलिट्री कोर्ट केस की समाअत थी। इन दोनों केस की तवील समाअत हुई है। इस समाअत के हवाले से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करेंगे। ख़ुद आंखों देखा हाल जो हमने कोर्ट में बैठ के कुछ चीज़ें नोट की हैं, कुछ सवालात जो पूछे गए हैं, इसका फ़ैसला फिर हुआ है, एक केस जो है कल के लिए मुलतवी कर दिया है, ये तमाम चीज़ें आपके गोश गुजार करनी है। आज सबसे पहले आदिल बाज़ाई के केस में 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी थे। जस्टिस अकील अब्बासी वो जज हैं जिन्होंने आज एक बहुत बड़ा सवाल उठाया, और वो सवाल बड़े साहब के हवाले से है। ये बड़े साहब कौन से हैं जिनके ऑर्डर आते हैं और फिर इलेक्शन कमीशन कुछ देखे बिना फ़ौरन इस पर रबर स्टाम्प कर देता है और फिर नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। आदिल बाज़ाई का केस जिन लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को पता है। मैं वेरी क्विकली एक उसका पस मंज़र बता देता हूँ ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए। आदिल बाज़ाई ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था। इन्होंने दरख्वास्त की थी कि इनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का टिकट मिले, लेकिन उस टाइम आपको पता है कि तनाज़ा चल रहा था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का टिकट नहीं मिल सका। लेकिन ये आज़ाद हैसियत में लड़े और फिर ये जीत गए। जो ये बलूचिस्तान से ये सीट जीते थे, यानी 262 शायद बनती है। तो इसमें इस तमाम मामले में आदिल बाज़ाई चाहते ये थे कि ये इनकी एफिलिएशन हो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ, लेकिन आज़ाद हैसियत में ये जब जीत गए तो मुस्लिम लीग नून से इनका एक पार्टी सर्टिफिकेट जमा करा दिया गया कि ये पार्टी वाबस्तगी इनकी मुस्लिम लीग नून के साथ है, और ये नून के जो हैं वो एक अहम रहनुमा हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट जमा कराया गया आदिल बाज़ाई के बकौल ये ज़बरदस्ती का सर्टिफिकेट है। उन्होंने ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं जमा कराया था। इनफैक्ट वो ये चाहते थे कि इस सर्टिफिकेट को उनको दिखाया तो जाए कि जो जमा कराया गया, और इसके लिए वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी गए थे। इस सर्टिफिकेट को लेकर ये जो बयान हल्फी था कि पार्टी वाबस्तगी कौन है, ये पूरा केस यहाँ पर आया है। और जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया वो भी इसी सर्टिफिकेट पे किया है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी डायरेक्शन फॉलो ना करने पर आर्टिकल 63A का इतलाक़ हुआ। आदिल बाज़ाई ने बजट पर वोटिंग नहीं की, और उसके बाद फिर ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने उनको डी-सीट कर दिया। लेकिन पीछे मामला क्या था? पीछे मामला ये था कि आदिल बाज़ाई अपनी जो वाबस्तगी है ये तहरीक इंसाफ के साथ ज़ाहिर कर चुके थे, तहरीक इंसाफ की हमायत कर रहे थे, इमरान खान साहब का साथ दे रहे थे, और इस साथ के नतीजे में उनको अपने कारोबार से हाथ धोने पड़े, इनको मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ी, इनको हरासा किया गया, लेकिन ये डटे रहे, इन्होंने हार नहीं मानी। और अनफॉर्चुनेटली और इवेंचुअली ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, मुस्लिम लीग नून के सदर ने जब ये इलेक्शन कमीशन को भेजा, इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर की जानिब से जो लेटर आया था उस पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत आदिल बाज़ाई डी-सीट हो गए। इस डी-सीट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन जब समाअत हुई तो उन्होंने ये पहला नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया, उनका डिटेल समाअत होगी। आज उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया गया, लेकिन ये कलअदम करार देते हुए जजेस की जानिब से जो सवालात उठाए गए हैं वो इंतहाई अहम है, हमारे सिस्टम को एक्सपोज करते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन जैसा इंडिपेंडेंट इदारा क्या कुछ चीज़ें करता है जिसके बायस अदालत आलिया उससे सवाल करने पर मजबूर होती है और जो फ़ैसला है उसका कलअदम करार देती है। अदालत की जानिब से सबसे पहले सवाल ये किया गया, क्या इलेक्शन कमीशन ने इस बात की तहकीक की कि एक शख्स कह रहा है कि मेरी उस पार्टी के साथ एफिलिएशन नहीं है, आपके पास अगर उसका सर्टिफिकेट मौजूद है, वो दूसरा सर्टिफिकेट भी दिखा रहा है कि मेरे पास ये दूसरा सर्टिफिकेट है जो मैं दे चुका हूँ कि मेरी जो एफिलिएशन है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ थी और मेरी उनके साथ पार्टी एफिलिएशन थी। आपने खुद से फ़ैसला कर लिया, आपने खुद से फ़ैसला किस तरह से कर लिया, क्या पैमाना था जिसके बाद आपने ये जांचा कि आदिल बाज़ाई झूठे हैं
और मुस्लिम लीग नून के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सच्चे हैं, उनकी जानिब से दिया गया पार्टी सर्टिफिकेट। ये पार्टी सर्टिफिकेट तक तो एक्सेस ही नहीं थी। इसको एक्सेस के लिए तैमूर असलम साहब जो बताते हैं, वो कहते हैं कि हम बलूचिस्तान हाई कोर्ट तक गए क्योंकि ये हमारे पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहे थे। तो हुआ ये, जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ये सवालात उठाए गए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास जांचने का क्या पैमाना है, इलेक्शन कमीशन का इंक्वायरी कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के पास 2 सर्टिफिकेट है, इन 2 में से एक शख्स कह रहा है कि ये मेरा सर्टिफिकेट है, इलेक्शन कमीशन दूसरे सर्टिफिकेट पर उसका फैसला भी कर देता है। ये कैसे कर सकता है इलेक्शन कमीशन? तो जस्टिस आयशा की जानिब से ये जब सवाल उठाए गए तो जस्टिस मंसूर भी बोले। आपको पता है कि जस्टिस मंसूर जो है बेसिकली इलेक्शन कमीशन पे ऑलरेडी बहुत गुस्सा है। मखसूस नशिस्तों का केस, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, उसके बायस जो है जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सके क्योंकि फिर 26वीं आईनी तरमीम हो गई। अगर मखसूस नशिस्तों का केस का फैसला हो जाता, तहरीक इंसाफ की अक्सरियत ज़्यादा हो जाती, तो ये कभी 26वीं आईनी तरमीम नहीं हो सकती थी। फिर जस्टिस मंसूर ने फिर मौका कहाँ हाथ से जाने देना था, जस्टिस मंसूर ने फिर सवालात किए। इलेक्शन कमीशन का ट्रायल कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन किस तरह से ख़ुद से फैसले कर लेता है, इलेक्शन कमीशन किस तरह से ये बिल्डोज कर देता है तमाम मामला, किस तरह से ऑर्डर अपने आप मुसल्लत कर देता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने भी लगे हाथों फिर बड़ा सवाल उठाया कि बड़े साहब का ऑर्डर आया और बड़े साहब का ऑर्डर आते ही इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने ये परवाह नहीं की कि इसको जांच पड़ताल करनी है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये मामला सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, और सिविल कोर्ट में जब कोई मामला पेंडिंग होता है, यानी उस मामले की जांच पड़ताल हो रही है कि कौन सा सर्टिफिकेट ठीक है, किसकी पार्टी वाबस्तगी दुरुस्त है, तो इस मामले को अभी परखा जा रहा है, इस पर स्टे हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन कैसे फैसला कर सकता है? इस तमाम मामले को जवाज़ बनाकर आज खूब इलेक्शन कमीशन की क्लास भी हुई, और हारिस अजमत साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के वकील हैं, उन्होंने काफ़ी दलाइल देने के अदालत को कायल करने की भी कोशिश की, लेकिन अदालत कायल नहीं हुई। और हारिस अजमत साहब फैक्चुअली ये कहते हैं कि आपके सवालात बहुत दुरुस्त हैं, जिस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि हमारे सवालात बहुत दुरुस्त हैं लेकिन आप उनका जवाब नहीं दे पा रहे। और अदालत ने फ़ैसला आदिल बाज़ाई के हक़ में कर दिया, और आदिल बाज़ाई अब रुकन कौमी असम्बली हैं, और वो ये कहते हैं कि उनकी वाबस्तगी तहरीक इंसाफ से है। तो एक शख्स जो कि डटा रहा अपने नज़रियात पर, उसने खुलकर इमरान खान का साथ दिया, 2 के उसे कारोबार में नुकसान हुआ, 2 के उसे इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर फेस करना पड़ा, 2 के उसके घर वालों को हरासा भी किया गया, लेकिन बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उसकी जीत हुई। अभी आदिल बाज़ाई को डी-सीट करने वाला मामला नहीं रहा, वो मुकदमा चलेगा बाद में और उसको देखी जाएगी। बहरहाल नेक्स्ट हम उस पर आते हैं। नेक्स्ट जो केस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से है। आज अनएक्सपेक्टेडली आइनी बेंच से वैसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपके ये कोई इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा फ़ैसला दे देगा, क्योंकि ये तो मरहून मिन्नत है उसी आइनी 26वीं आइनी तरमीम का, जिसके तहत ये बेंच बनाया गया, और वो 26वीं आइनी तरमीम कैसे हुई है, किसके मफाद के लिए हुई है, आप लोगों को मालूम है। तो लेकिन आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जो ऑब्जर्वेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो सवाल उठाए हैं ये सवाल बड़े अहम हैं, और इन सवालों पर बड़ा केस डिपेंड कर रहा है। जब ये फ़ैसला हुआ था नाज़रीन, आपको पता है कि इस फ़ैसले में 5 जजेस ने फ़ैसला दिया था, और पाँचों इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं, कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। उसके ख़िलाफ़ ये अपीलें की अब समाअत हो रही है। 4 जजेस ऐसे थे जिसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने उस टाइम ये फ़ैसला तहरीर फरमाया था, जो ये कहते थे कि 2(1)D जो कि ये आइन के अंदर क्लॉज़ है जिसके तहत सिविलियन का मिलिट्री में ट्रायल होता है मिलिट्री कोर्ट्स में, उस क्लॉज़ को ही ख़त्म कर दिया 4 जजेस ने। जबकि एक जज यानी जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा नहीं, ये क्लॉज़ बिल्कुल वैलिड है, इसके तहत टेररिस्ट को जो है मिलिट्री कोर्ट में वो कन्विक्ट किया जाता है और ये ख़त्म नहीं की जानी चाहिए। फिर हमने देखा कि जो है जिस तरह से जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस भी बन गए, वो तमाम मामलात उस डिटेल में नहीं मैं जाऊँगा, लेकिन आज जो अदालत में मामला आया तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि इस फ़ैसला जो आपके सामने है, इसकी अपीलें, इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है कि 2(1)D जिसको कलअदम करार दे दिया गया, अदालत उसको कलअदम करार नहीं दे सकती। दूसरा हिस्सा ये है कि आर्मी कोर्ट की तहवील में बंदे को दे दिया जाए और आर्मी को जो है मिलिट्री कोर्ट उसका ट्रायल करे। तो इस पर ये 2 हिस्से हैं, इस पर हम बहस करते हैं। ख्वाजा हारिस का ये कहना था कि अगर कोई शख्स उस इदारे के साथ काम कर रहा है, यानी आर्मी के साथ कोई शख्स काम कर रहा है और उसके डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है, तो उसको भी आर्मी एक्ट के थ्रू ही ट्रायल किया जाएगा। उन्होंने कहा चाहे वो सिविलियन है, चाहे कोई भी शख्स है, लेकिन
चूंकि वो फ़ौज के इदारे से रिलेटेड है, इस वजह से उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा कौन सा है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा बताया गया कि सदर मुमलिकत का। सदर मुमलिकत के ओहदे मतलब यानी सदर मुमलिकत के घर पर कोई हमला करता है तो उसका ट्रायल कहाँ होगा? ख्वाजा हारिस से पूछा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि उसका ट्रायल जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में होगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे में जो शख्स हमले में मुलविस होता है उसका ट्रायल आप इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में करें। तो फ़ौज पे जो हमला है या फिर GHQ पे जो हमला है उसका मिलिट्री कोर्ट में क्यों करें? उनकी जानिब से एक सवाल ये रखा गया। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि एक शख्स जो कि उस डिसिप्लिन के अंदर ही नहीं आता, यानी मिलिट्री कोर्ट के डिसिप्लिन के अंदर जिस पर आर्मी एक्ट का उस पर लागू ही नहीं होता, यानी वो आर्मी के डिसिप्लिन के अंदर नहीं आ रहा, तो उस पर किस तरह से आर्मी एक्ट लागू होगा? ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन उनकी जानिब से रखा गया कि मैं सिविलियन हूँ, मैं फ़ौज का डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता, कैसे आप मुझे फ़ौज के रूल्स के तहत जो है वो सज़ा सुना देंगे और कैसे एक आम शहरी को उसमें सज़ा सुना दी जाएगी? ये पॉसिबल नहीं है। ये तमाम मामला उन्होंने कहा आर्टिकल 8 के तहत घूमता है, के गिर्द घूमता है और ये फिर आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी होगी। आप उसे किसी और डिसिप्लिन में है बंदा यानी सिविलियन है, आप उसे फ़ौजी ट्रायल के तहत उसको सज़ा सुना रहे हैं। फिर उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि फ़ौज का अपना डिसिप्लिन है, कोई शख्स महकमा ज़राअत में काम कर रहा है उसका अपना डिसिप्लिन है, तो महकमा ज़राअत वाले को महकमा ज़राअत के थ्रू ही आप उसके कोड एंड कंडक्ट जो है उसके थ्रू ही देखेंगे, उसके थ्रू ही उसकी सज़ा और जज़ा का मामला होगा और फ़ौज में अगर कोई शख्स है तो उसके थ्रू होगा। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख्वाजा हारिस ने पहले हवाला दिया कि FB अली केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। नाज़रीन, FB अली केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फ़ैसला दिया था कि अगर कोई शख्स फ़ौज के साथ काम कर रहा है और बेशक वो सिविलियन हो लेकिन उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक़ होता है, अगर वो स्पाइंग और जो मुल्क मुखालिफ काम कर रहा है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उस फैसले में दी गई थी, उसका हवाला दिया गया। तो जिस पे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिनमें ये फ़ैसले दिए गए हैं कि अगर कोई शख्स आर्मी के मफाद या मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ काम करता है और फ़ौज के साथ काम कर रहा है, उनको सज़ा मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए सुनाई जा सकती है। जस्टिस जमाल ने कहा मैं इस बात से मुत्तफ़िक नहीं हूँ, मेरे ब्रदर जज की जानिब से जो राय दी गई है, कैसे किसी शख्स का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हो सकता है जबकि वो इस डिसिप्लिन में भी नहीं आता। और फिर ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया कि आर्टिकल जो 10 है जो कि शफाफ ट्रायल का आर्टिकल है, इसके तहत मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है और मिलिट्री कोर्ट में एक शफाफ एक ट्रांसपेरेंट ट्रायल होता है जिसमें जज की भी एक्सेस दी जाती है। क्योंकि जस्टिस मुसर्रत हिलानी ने सवाल किया था क्या जज को वकील की एक्सेस दी जाती है, यानी उनको वकील करने दिया जाता है, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल वकील करने दिया जाता है और इसकी अपीलें अब आप हाई कोर्ट में भी लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इसकी अपीलें सुनी जा सकती हैं। लेकिन फिर भी जजेस इस बात से कन्विंस्ड नहीं हुए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के क्वेश्चन अपनी जगह थे, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर उनका कुछ साथ दे रहे थे ख्वाजा हारिस साहब का, लेकिन जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से भी बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज़ किए गए और इस तमाम मामले की आज की समाअत ख़त्म हो गई। कल की समाअत में जो है वो इसका फ़ैसला होगा और कल की समाअत में हो सकता है कि कल अगर ना दलाइल मुकम्मल हुए, दूसरी साइड ना देना चाहिए तो अगले हफ्ते में फिर ये केस चला जाएगा। अभी तक की जो हमने देखा है ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि जो कुछ जजेस हैं वो इसके ख़िलाफ़ हैं, जैसे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बड़े वोकल हैं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी हमें ख़िलाफ़ लग रही हैं, लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो हैं वो इसके हामी लग रहे हैं। तो ये इस पे बेंच डिवाइड है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से। मैं ये आपको एक बात बता दूं कि जो फ़ौज का इदारा है वो इस मामले में बड़ा टची है और फ़ौज का इदारा जब जस्टिस आपको पता है कि इस वजह से एक जज जो है वो जस्टिस इजाज़ुल एहसन की बात कर रहा हूँ, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और वो इस्तीफ़ा देकर चले गए। मिलिट्री कोर्ट का डिसीजन आया था और मिलिट्री कोर्ट के हवाले से उन जज साहब ने ये तहरीर किया था कि ना सिर्फ सिविलियन का ट्रायल गलत है बल्कि ये कानून में ये जो शिकें डाली गई हैं 2(1)D ये भी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद फिर हमने देखा कि अचानक एक दिन जस्टिस इजाज़ुल एहसन का इस्तीफ़ा आता है और जस्टिस इजाज़ुल एहसन चले जाते हैं। वजूहात उसकी अभी तक एनोनिमस हैं कि किस वजूहात की वजह से गए, लेकिन प्रेशर उन पर बड़ा था, ये हमारे सोर्सेज बताते हैं। और हमारे सोर्सेज ये भी बताते हैं कि फ़ौज के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट है कि अगर आप GHQ या किसी फ़ौजी तनसीबात पर हमला करें तो आपको जो है ना
आपका ट्रायल लाजमी मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए, सिविलियन कोर्ट में नहीं होना चाहिए। क्यों? वो लोग ये समझते हैं कि अगर सिविलियन कोर्ट में आप लोगों का ट्रायल होगा तो अदालतें तो छोड़ देती है मुल्ज़िमान को, हम पकड़ते हैं, यहाँ पे जाते हैं, अदालत जो है वो उसको ज़मानत दे देती है, प्रोसिक्यूशन आपकी बेहतर नहीं है, आप उस बंदे को सज़ा नहीं मिलती, वो फिर कल को दोबारा से शेर होकर मिलिट्री कोर्ट पर हमला करता है। लिहाजा जो फ़ौजी इदारा है वो ये समझता है कि इनको हम मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए जो है सज़ा सुनाएंगे और उसकी बेशक आप अपील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे ले जाएं। बहरहाल हम इसे उस टाइम तक कैद रखेंगे जब तक हम इसको मज़ा चखाना चाहें और जब तक इसकी कैद का पूरा मुकम्मल तौर पर हम मुतमईन ना हो जाएं कि इसने जो जुर्म किया है उसके तनासब से इसने सज़ा काट ली है। ये ओवरऑल इदारे का ख्याल है। जो कुछ भी हुआ हमने आप तक तमाम तफसीलात रख दी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कल की जो समाअत होगी उसके भी हवाल हम आपको बताएंगे। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।